ग्रीस, भारत, अमेरिका, मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज और IMF की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने का अप्रूवल देने के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कॉल की थी। यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद ये 6th टाइम है, यानी 6ठी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने आपस में फोन कन्वर्सेशन की है। और ये वाली फोन कॉल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम और साथ में अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स एलिसन हुकर ये भी भारत में प्रेजेंट थी। इसके साथ ही ये भी नोट करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ फोन कॉल के ऊपर जो ट्वीट करके स्टेटमेंट इशू की है, उसमें इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट ट्रंप कहकर संबोधित किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के लिए माय डियर फ्रेंड का यूज करते थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप को मेरा प्रिय दोस्त कहकर संबोधित करते थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से फॉर्मल संबोधन दिया गया है और न ही इस बार स्टेटमेंट में फ्यूचर में मुलाकात करने के बारे में कोई मेंशन किया गया है। एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस ने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन कन्वर्सेशन का रीड आउट जारी करके नहीं बताया है। दरअसल जब भी देश के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स आपस में फोन कन्वर्सेशन करते हैं तो उसके बाद एक रीड आउट जारी किया जाता है। भारत की तरफ से तो रीड आउट जारी कर दिया गया है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से अभी तक रीड आउट जारी नहीं किया गया है। और पिछली बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात की थी, उस समय भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी यूएस प्रेसिडेंट ऑफिस ने दोनों लीडर्स की फोन कन्वर्सेशन के ऊपर कोई रीड आउट नहीं दिया था। इसके साथ ही जो भारत में यूएस एम्बेसी है, उसने भी आज भारत के वीजा एप्लीकेंट्स को वार्न किया है कि अगर वो यूएस का टूरिस्ट वीजा इसलिए ले रहे हैं ताकि उनके बच्चे का बर्थ अमेरिका में हो जाए और वो चाइल्ड अमेरिकन सिटीजन बन जाए, तो यूएस कॉन्सुलर ऑफिसेस ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे और ऐसे एप्लीकेंट्स का टूरिस्ट वीजा बिल्कुल कैंसिल करके उन्हें अमेरिका में एंटर होने से रोका जाएगा। इसलिए कोई भी एप्लीकेंट इस पर्पस के लिए अमेरिका का टूरिस्ट वीजा ना ऑब्टेन करे। इन शॉर्ट, भारत की प्रेग्नेंट महिलाएं वो यूएस वीजा के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अमेरिका को शक है कि यूएस सिटीजनशिप के लिए प्रेग्नेंट महिला अमेरिका जा रही हैं। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में बर्थ राइट सिटीजनशिप के रूल के अकॉर्डिंग जो भी बेबीज अमेरिका की धरती के ऊपर पैदा होते हैं वो ऑटोमेटिकली अमेरिकन सिटीजन बने जाते हैं। जो भी लीगल इमिग्रेंट्स फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स या वो लोग जो वर्क वीजा के ऊपर अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं, इवन फॉरेनर्स जो टूरिस्ट या बाकी किसी भी तरह के वीजा के ऊपर अमेरिका जाते हैं, अगर उनके अमेरिका में रहते हुए या विजिट के दौरान कोई भी प्रेग्नेंट मदर किसी बच्चे को वहां पर डिलीवर करती है तो वो बच्चा फिर बाय बर्थ अमेरिका का नागरिक माना जाता है। इमिग्रेशन के ऊपर रोक लगाने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप इस बर्थ राइट सिटीजनशिप को भी बंद कर रहे हैं और भारत के लोगों को भी यूएस एम्बेसी ने इसलिए वार्न किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ग्रीस को लेकर। पिछले कुछ समय से भारत और ग्रीस के बीच डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस लगातार स्ट्रांग हो रहे हैं। टर्की के चलते ग्रीस भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत कर रहा है। इन रिलेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ग्रीस काफी समय से भारत से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भारत की सरकार ग्रीस के साथ डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करने की परमिशन दे दे। और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया है और अगले साल जनवरी महीने से भारत और ग्रीस के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत हो जाएगी। इंडिगो एयरलाइंस जनवरी के तीसरे हफ्ते से भारत और ग्रीस के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत करेगी। स्टार्टिंग में मुंबई और ग्रीस की एथेंस सिटीज के बीच ये फ्लाइट चला करेगी। वीकली 3 फ्लाइट्स होंगी और कुछ समय के बाद दिल्ली और ग्रीस का रूट भी ऑपरेशनल किया जाएगा और रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फ्लाइट्स भी बढ़ाई जा सकती हैं और भी एयरलाइंस को परमिशन दी जा सकती है। ग्रीस टर्की का कट्टर दुश्मन है और टर्की के साथ कॉन्फ्लिक्ट के चलते ग्रीस भारत के साथ टाइज को मजबूत करना चाहता है। अब ये डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट होने से भारत और ग्रीस के बीच टूरिस्ट भी बढ़ेंगे और पीपल टू पीपल कनेक्शन भी और भी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है धुरंधर मूवी को लेकर, जिसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त ने रोल किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में गल्फ के कई सारे देशों ने धुरंधर मूवी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड इवन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, जिसके साथ भारत के काफी अच्छे रिलेशंस है, इन सब ने धुरंधर मूवी को रिलीज करने की परमिशन नहीं दी है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के कारण ही ऐसा हुआ है। ये मूवी एंटी पाकिस्तान है एंड इसमें पाकिस्तान को लेकर ऑब्जेक्शनेबल चीजें पोर्ट्रे की गई हैं। इसलिए पाकिस्तान ने गल्फ कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाला है कि ये मूवी उनके देश में रिलीज ना की जाए। और सैड बात यह है कि गल्फ के देश पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को मान रहे हैं और धुरंधर मूवी को रिलीज करने की परमिशन अपने देश में नहीं दे रहे हैं। मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने काफी कोशिश की, लेकिन उनको कोई भी सक्सेस हाथ नहीं लगी। धुरंधर से पहले द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370, फाइटर, उड़ी मूवी, बेल बॉटम, बेबी, नाम शुबाना, राजी, परमाणु और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये मूवीज भी मिडिल ईस्ट की गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दी थी क्योंकि इन सब के अंदर पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन था। नो डाउट कि भारत और गल्फ की कंट्रीज के बीच रिलेशंस काफी स्ट्रांग हो रहे हैं,
बिजनेस और इकोनॉमिक टाइज लगातार मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडा में ये गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान का ही साथ देती हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली अगले हफ्ते भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। पिछले 3 महीने में ये अफगानिस्तान के कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर की तीसरी भारत की यात्रा है। अक्टूबर महीने में अफगानिस्तान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत आया था। नवंबर महीने में कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर नूरुद्दीन अजीजी और अब हेल्थ मिनिस्टर नूर जलाल जलाली भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, जो दिखाता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच टाइज लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है IMF को लेकर। दरअसल IMF ने प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024 रिपोर्ट जारी करके बताया है कि रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस के मामले में दुनिया के टॉप 5 के देश कौन से हैं। रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस का मतलब है जो हम UPI कोड स्कैन करके जीपे, फोन पे और पेटीएम जैसी ऐप से पेमेंट करते हैं। ये वाली ट्रांजैक्शंस जो सेम टाइम के ऊपर ट्रांसफर हो जाती हैं। सेम इसी तरह के पेमेंट सिस्टम और भी कुछ कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिए हैं, उसी की रैंकिंग्स आ रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। IMF के डेटा के मुताबिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस भारत में हो रही हैं। दुनिया की 49% ट्रांजैक्शंस बाय वॉल्यूम भारत में ही की जा रही हैं। एंड आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नंबर 2 के ऊपर चाइना नहीं है बल्कि ब्राजील है। हालांकि भारत और ब्राजील के बीच डिफरेंस काफी ज्यादा है। IMF के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की 14% ट्रांजैक्शंस बाय वॉल्यूम ब्राजील के अंदर हो रही हैं। उसके बाद थर्ड के ऊपर थाईलैंड है जहां पर 8% ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। फोर्थ के ऊपर चाइना है जहां पर वर्ल्ड की बाय वॉल्यूम 6% रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। जबकि फिफ्थ के ऊपर साउथ कोरिया है जहां पर वर्ल्ड की 3% रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अभी जो टॉप के 5 देश हैं, इन्हीं 5 देशों में वर्ल्ड की 80% रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जबकि बाकी की 20% दुनिया के बाकी के 190 देशों में। पहले नंबर के ऊपर भारत 49% के ऊपर है और सेकंड के ऊपर ब्राजील में 14%। कहने का मतलब है कि भारत और ब्राजील के बीच भी काफी बड़ा डिफरेंस है और IMF ने इसके पीछे के कारण भी बताए हैं। IMF ने इसके लिए UPI पेमेंट्स की भारत के अंदर ओपनली तारीफ करते हुए कहा कि भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल, स्केलेबल और लो कॉस्ट सिस्टम्स में से एक बन चुका है, जिसको बाकी देश भी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। UPI की सक्सेस में मेन रीजन ये है कि इंडिया ने एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो सबके लिए ओपन, इंटरऑपरेबल और बिल्कुल लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ऊपर काम करता है, जिससे गरीब से लेकर बड़े बिजनेसमैन सभी को एक तरह का डिजिटल एक्सेस मिलता है। IMF ने यह भी हाईलाइट किया है कि भारत ने आधार बेस्ड KYC, सस्ता इंटरनेट, स्मार्टफोन्स की जो भारत में रैपिड पेनिट्रेशन हुई है, इसके अलावा गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव रिफॉर्म्स और सबसे इम्पोर्टेंट RBI ने जो रेगुलेटरी सपोर्ट दिखाया है UPI को लेकर, इन्होंने भी भारत के अंदर UPI की सक्सेस में काफी क्रूशियल रोल प्ले किया है। इन सबको इम्प्लीमेंट करने के बाद UPI की सेफ्टी और सिंप्लिसिटी को लेकर भारत में जो डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स चलाए एंड एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जहां पर डिजिटल पेमेंट्स करना आम लोगों की एक नेचुरल हैबिट बन गया है। IMF के अकॉर्डिंग इंडिया ने डिजिटल पेमेंट्स को एलीट सर्विस नहीं बल्कि मास सर्विस बनाया है, जिसके कारण अमीर, गरीब, छोटा बड़ा सब इसके साथ कनेक्ट हो गए। वैसे हम सब तो खैर UPI पेमेंट्स कर ही रहे हैं, लेकिन क्या आपके घर में माता पिता या जो थोड़े से ज्यादा उम्र के लोग हैं, क्या वो भी UPI पेमेंट्स करते हैं? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में इथेनॉल ब्लेंड E20 फ्यूल को लेकर। दरअसल देश के मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी सर ने एक बार फिर से जानकारी दी है कि E20 फ्यूल को लेकर उनकी मिनिस्ट्री ने जो ARI के साथ मिलकर एक स्टडी कंडक्ट की थी, उसके रिजल्ट काफी पॉजिटिव सामने निकल कर आए हैं। नितिन गडकरी सर ने संसद में जानकारी दी है कि E20 फ्यूल यूज करके एक पुराने ओल्ड लेगेसी व्हीकल के ऊपर स्टडी की गई और उसको 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा समय तक चलाया गया, लेकिन उसमें ना ही उसका इंजन फेल हुआ और ना ही व्हीकल की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा। व्हीकल की परफॉर्मेंस से लेकर स्टार्टेबिलिटी, ड्राइवेबिलिटी और मेटल कंपैटिबिलिटी सभी पहले जैसी ही थी। केवल माइलेज के ऊपर माइनर सा फर्क पड़ा है 2 से 6% के बीच में, यानी कि E20 पेट्रोल से गाड़ी की माइलेज 2 से 6% तक कम हो सकती है। ये नितिन गडकरी फाइनली मान गए हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी सर ने बताया है कि व्हीकल्स की लाइफ के ऊपर E20 फ्यूल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और जो पैसा क्रूड ऑयल के लिए दूसरी कंट्रीज को जाना था वो अब देश में ही रह रहा है। ऊपर से इथेनॉल ब्लेंडिंग के फायदे काफी सारे हैं। नितिन गडकरी सर ने इसके साथ जानकारी दी कि देश के किसानों को ही इथेनॉल के लिए साल 2024-25 में 40,145 करोड़ रुपीस की अभी तक पेमेंट कर दी गई है और इथेनॉल ब्लेंड के कारण देश के किसानों को काफी फायदा हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये इथेनॉल ब्लेंड E20 फ्यूल सही है, हाँ या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस
हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।